मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है, चेंजिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, भारत में बदलती सामाजिक संस्थाओं के बारे में आपको बताना है ना। ये सोशियोलॉजी का जो आपका पेपर होने वाला है, किसका पेपर होगा? सोशियोलॉजी का आपके सामने जो पेपर है वो देखने को मिलेगा। सोशियोलॉजी का जो आपका 5th सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है, MDUS यूनिवर्सिटी का। और अगर अन्य भी कोई यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी और आपका ये पेपर होने वाला है, चेंजिंग सोशल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो सेम ही सिलेबस रहता है, सेम ही आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप इस वीडियो को देख सकते हो। साथ के साथ मैं इसमें आपके सामने टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या करवाने वाला हूं? टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, जिससे आपके सामने लगभग पर्सन है वो देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट से 80% से ज्यादा पेपर में एग्जाम में सेम टू सेम हुबहू पर्सन देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? साथ के साथ आपके सामने जो इसकी पीडीएफ है, क्या है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको फ्री में मिल जाएगी। कहां पर मिल जाएगी? फ्री में मिल जाएगी। आपको क्या करना है, बस पूरे के पूरे आपके सामने जो वीडियो उसको पूरा देखना है। कहां पर पीडीएफ मिलेगी उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले सभी बच्चों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। भाई, अपने 30,000 सब्सक्राइबर का, कितने 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। सभी बच्चे आपके सामने क्या करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि अपना जो 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है वो अचीव हो जाए। ज्यादा नहीं, 900 सब्सक्राइबर आपके सामने बचे हुए हैं। साथ के साथ आपके सामने कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आपके सामने फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। क्या? सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो भाई खरीद सकते हो। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं अब आपके सामने क्लास को। अगर आपके सामने जो पेपर होने वाला है इसकी बात करूं, तो पेपर आपके सामने कितने नंबर का देखने को मिलेगा भाई? 70 नंबर का आपके सामने पेपर देखने को मिलेगा। कितने नंबर का पेपर देखने को मिलेगा भाई? 70 नंबर का आपके सामने ये पेपर है वो देखने को मिलता है। समझ में आ गया? 70 प्लस 30 का आपके सामने पैटर्न रहता है। 70 नंबर का ये पेपर रहता है आपका, प्लस 30 नंबर आपके सामने कॉलेज वाले हैं वो आपको भेजते हैं। क्या करते हैं? 70 नंबर का आपका पेपर देखने को मिलता है, 30 नंबर आपको कॉलेज वालों की तरफ से भेजे जाते हैं। 70 प्लस 30 के पैटर्न में ये पूरा का पूरा पैटर्न आपका रहता है। इसमें से आपके सामने 70 प्लस 30 कितने हो गए भाई? 100 हो गए। उसमें से आपको 36 नंबर, कितने नंबर? 36 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए? पास होने के लिए चाहिए होते हैं। समझ में आ गया? 36 नंबर की आपकी लड़ाई है पास होने के लिए। अब 36 जो ये 70 नंबर का जो पेपर होता है आपका, कितना? 70 नंबर का पेपर रहता है, ये आपके सामने प्रमुख दो भागों में बटा रहता है। कितने भागों में? दो भागों में बटा रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी। किसमें? पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका 20 नंबर का देखने को मिलता है, पार्ट बी आपके सामने 50 नंबर का देखने को मिलता है। ऐसे आता है, पार्ट ए 20 नंबर का, पार्ट बी आपको 50 नंबर का। इस तरीके से 70 नंबर आपके सामने बटे रहते हैं। जिसमें से आपके सामने अगर मैं पार्ट ए की बात करूं, किसकी बात करूं? पार्ट ए की बात करूं, तो पार्ट ए के अंदर आपके सामने कितने? 10% देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और 10 कौन से प्रश्न आते हैं भाई? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिनका सॉल्यूशन आपके सामने आपको कितने शब्दों में बनाना होता है? 50 शब्दों में। कितने शब्दों में बनाना होता है? 50 शब्दों में आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। जो आपका सबसे पहले 20 नंबर का जो भाग आता है ना, उसमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रत्येक यूनिट से 3-3 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? प्रत्येक यूनिट से उसमें आपके सामने 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 3 क्वेश्चन पर यूनिट के हिसाब से 9 प्रश्न हो गए, प्लस एक आपके सामने एक्स्ट्रा प्रश्न किसी एक यूनिट से एक्स्ट्रा आता है। सारे के सारे प्रश्नों को आपको करना कंपलसरी है। क्या है? सबके सबको प्रश्नों का सॉल्यूशन बनाना कंपलसरी है। सबके सब प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन बनाना होगा, वो आपके लिए कंपलसरी चीजें, जरूरी पहलू है, वो एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगी। समझ में आ गया आपको अच्छे से? 50 शब्दों की बात करूं, तो 50 शब्दों में कितने शब्द भाई? 50 जो शब्द होते हैं उसमें आप कहोगे सर हम क्या गिनने बैठेंगे क्या 50 शब्दों को? नहीं, गिनने की जरूरत नहीं है। 50 शब्द का अर्थ होता है आपको 5 से 7 लाइन में सॉल्यूशन बनाना है। कितने लाइन में? 5 से 7 लाइन में आपको सॉल्यूशन बनाना है प्रत्येक प्रश्न का। समझ में आ गया आपको अच्छे से? इस तरीके से आपको प्रश्नों को करना है। चलिए अगले वाले पहलू की तरफ अगर अपन बढ़े, तो अगले वाला आता है पार्ट बी। क्या आता है? अगले वाला आता है पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर आपके सामने कुल कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं भाई? वही 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? वही 10 क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलते हैं। उन 10 क्वेश्चनों में से वो
10 क्वेश्चन आपके सामने ऐसे बटे रहते हैं, एक यूनिट से 3, दूसरी यूनिट से 3% और तीसरी यूनिट से आपके सामने 3%, कोई एक यूनिट से 1% एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। 3 प्लस 1। लेकिन इसमें आपको एक फायदा है, क्या है इसमें आपको एक क्या होता है, फायदा होता है। फायदा क्या होता है आपको, फायदा यह होता है कि यहां पर आपको छूट मिलती है। आप कोई भी 5 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते हैं, जिन पे आपकी अच्छी पकड़ है, उन 5 प्रश्नों को आप अच्छे से कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कोई भी 5 क्वेश्चन जिन पे आपकी बहुत अच्छे से पकड़ है, उन 5 प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से उनका सॉल्यूशन बना सकते हो। 5 ही प्रश्न आपको करने होते हैं, 10 नहीं करने आपको। लेकिन एक बात है, एक पॉइंट है इसमें, एक जोड़ तोड़ है। जोड़ तोड़ ये है भाई आपके सामने इसमें कि आपको एक क्वेश्चन कम से कम प्रत्येक यूनिट से तो करना होगा, एक क्वेश्चन पर यूनिट। समझ में आ गया। ऐसे नहीं कि आपने ना पहली यूनिट से 3% कर दिए और दूसरी से 2 कर दिया, तीसरी को छेड़ा ही नहीं। नहीं, एक एक परसेंट प्रत्येक यूनिट से आपको करना होगा। ये आप इसमें एक अच्छा जोन है। समझ में आ गया। चलिए भाई अगले वाले बिंदु की बात करें, कितने शब्दों में आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। तो इनका सॉल्यूशन आपको 500 शब्दों में, कितने शब्दों में, 500 शब्दों में, 500 वर्ड्स में आपको सॉल्यूशन है वो बनाना होता है। 500 वर्ड का अर्थ क्या होता है कि कम से कम आपके सामने आप ना 3 से 4 पेज भरो। कितने पेज भरो भाई, 3 से 4 पेज। 3 से 4 पेज मतलब आगे पीछे का एक पेज, दूसरा आगे पीछे का और तीसरा आगे पीछे का पेज है, वो आपको भरना होता है। 3 से 4 पेजेस में आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। कितने पेज में भाई, 3 से 4 पेज में आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। समझ में आ गया। बाकायदा आपके जो यूनिवर्सिटी है, काफी बच्चों सवाल आते हैं सर हम कितने पेज बने ताकि हमारे पूरे में से पूरे नंबर आए। तो ये यूनिवर्सिटी वालों की तरफ कंफर्म कर रखा है कि आपको कम से कम 17 से 20 पेज के आसपास आपको भरने होते हैं। कितने पेज भरने होते हैं भाई, 17 से 20 पेज के आसपास आपको भरने होते हैं। ये यूनिवर्सिटी की डिमांड है भाई। समझ में आ गया, यूनिवर्सिटी की डिमांड है। अब प्रश्नों को करने का तरीका भी आना चाहिए। प्रश्न आपने कर दिए, लेकिन प्रश्न में आपके सामने भाई किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना है। जब आप एग्जाम के अंदर जाओ, तो एग्जाम के अंदर जाओ तो आपको 2 प्रकार के तो पेन लेकर जाना है। कौन सा, एक तो ब्लू और एक ब्लैक। कौन सा पेपर, कौन सा पेन, एक तो ब्लू पेन लेके जाना है, एक आपको ब्लैक पेन लेके जाना है। तो आपको 2 तरीके के तो आपको पेन लेकर जाने। सबसे जरूरी चीज अभी बता देता हूं आपके लिए। अच्छा, एक स्केल भी लेके जाना है। क्या, स्केल भी आपको लेकर जाना है। ये 3 चीजें हमेशा अपने पास आपको कैरी करनी है, आर्ट के विद्यार्थियों तो भी। समझ में आ गया। पेपर में प्रश्न कैसे लिखोगे, जैसे ये पूरी पूरी आपकी कॉपी है, हो गई भाई कॉपी। इसमें आपके सामने ब्लैक पेन से सीधी लाइन खींचोगे। क्या खींचोगे, सीधी लाइन खींचोगे, है ना। यहाँ पे आपने लिखोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे आपने लिखा, अगर यहाँ पर आपको अधिकतर प्रश्न भूमिका के देखने को मिलते हैं, तो आप प्रश्न को शुरू करोगे तो उस प्रश्न की भूमिका बनाओ। क्या बनाओ, भूमिका बनाओ। फिर भूमिका बनाई, आपके सामने पूरी एक लाइन लिखी। फिर आपके सामने अगले वाली लाइन, यहां से शुरू मत करना, नहीं अच्छा नहीं लगता है, यहां से शुरू करो। समझ में आ गया। फिर आपके सामने तीसरी लाइन को यहां से लिखो, फिर चौथी को यहां से लिखो और फिर पांचवी को आपके सामने यहां से लिख के आना है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। भूमिका, जब प्रश्न के 3 भाग होते हैं, 3 से 4 भाग होते हैं। मैं कोई भी प्रश्न को 3 से 4 भागों में बांटता हूं। सबसे पहले भूमिका, कोई भी प्रश्न में सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, भूमिका लिखनी होती है। यह जरूरी है, भूमिका और निष्कर्ष, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भूमिका या परिभाषा, ये 2 चीजें आपके सामने, या अंत में निष्कर्ष, ये 2 चीजें तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखनी हर प्रश्न में। क्या तो भूमिका बनाओगे, या अगर कोई परिभाषा पूछ रखी है तो पहले परिभाषा लिखोगे। समझ में आ गया। जब आप इनको लिखते हो तो इनको पैसेज की तरह लिखना होता है। कैसे लिखना होता है, पैसेज की तरह। पैसेज की तरह मतलब सीधे की सीधे ऐसे लाइन। समझ में आ गया। पॉइंट की तरह नहीं, सीधा जैसे निबंध लिखते हो ना, उस तरीके से आपको लिखना होता है। फिर आपके प्रश्न में क्या तो महत्व पूछेगा, क्या पूछेगा, क्या तो महत्व पूछेगा, क्या तो आपसे, है ना, महत्व पूछेगा, या आपके सामने उसकी विशेषता पूछ सकता है। समझ में आ गया। क्या तो महत्व पूछेगा, विशेषता पूछेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको पॉइंट वाइज बनाना होता है। कैसे बनाना होता है, पॉइंट वाइज। समझ में आ गया। और कम से कम मिनिमम 5 से 10 पॉइंट आपको बनाने होते हैं। समझ में आ गया। विशेषता या महत्व जो पूछे। अच्छा, एक टाइप और बच गया। एक टाइप आपके सामने क्या आता है, आप जब भी कोई भी विचारक, क्या कोई भी विचारक है उसका नाम लिख रहे हो,
उसका नाम लिख रहे हो, या फिर उस विचारक का आपके सामने कोई उसका विचार लिख रहे हो, या कोई फेमस उसकी कोई लाइन है, अगर आप इन सब चीजों को लिख रहे हो ना, तो इनको हमेशा ब्लैक पेन से लिखोगे। किससे लिखोगे? ब्लैक पेन से लिखोगे। और एडिंग है उसको भी हमेशा ब्लैक पेन से लिखोगे। अगर भैया बढ़िया नंबर लाने हैं ना, फेल होने से बचना है, तो आपको इन सब चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है। काफी खास करके लड़के कहेंगे हम तो नहीं करेंगे, हमने तो कभी नहीं किया, एग्जाम में नहीं किया, 12th क्लास में। यहाँ करना पड़ेगा अगर पास होना है तो। 12th क्लास में तो पास हो गए, लेकिन कॉलेज में फेल हो जाओगे, अभी बता रहा हूँ आपको। अच्छे से पढ़ लेना। और बाकायदा यूनिवर्सिटी ने एक अपडेट डाल दिया है, 5th सेमेस्टर तक आपका एक भी पेपर है वो बैक नहीं होना चाहिए। एक भी पेपर बैक है तो 6th सेमेस्टर में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो अच्छे से भाई तैयारी कर लेना, मन लगाकर। ऐसे नहीं कि बस इधर इधर घूम फिर कर अपना काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। वो पहले वाली कॉलेज अलग हुआ करती थी, अब कॉलेज अलग तरीके से होती है। चलिए भाई अगले वाले प्रश्न की बात करें, यूनिट नंबर फर्स्ट की, फैमिली एंड मैरिज। किससे संबंधित प्रश्न है? फैमिली एंड मैरिज से संबंधित प्रश्न आपके सामने, परिवार और विवाह से संबंधित। पहला प्रश्न है, परिवार की संरचना में हो रहे परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए। कैसे वक्त के साथ आपके सामने परिवार बदल रहे हैं? क्या है? कैसे वक्त के साथ आपके सामने जो परिवार है वो आपके सामने बदल रहे हैं, परिवारों में कैसे बदलाव हो रहा है, उसके बारे में आपको बताना है। क्या करना है? उसी के बारे में आपको बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बदलाव है। क्यों? समाज का सबसे जरूरी पहलू होते हैं परिवार। क्या है? परिवार है वो सबसे जरूरी पहलू है। और इस पेपर में अपन यही पढ़ रहे हैं भाई, आपके सामने जो भारतीय समाज में किस तरीके से बदलाव हो रहा है। समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है, इसमें ना भूमिका लिखोगे, फिर आपको सामने कैसे कैसे परिवर्तन हुए और उसके उदाहरण भी देने हैं। और उदाहरण हमेशा ब्लैक पेन से आपको लिखने हैं, फिर उन उदाहरणों को आपको समझाना है। क्या है? उन उदाहरणों को फिर आपको समझाना है। इस तरीके से आपको प्रश्नों को करना है भाई। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करूं, पारिवारिक संबंधों में लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों के विकास का वर्णन कीजिए। क्या करना है? परिवारों के जो संबंध होते हैं उसमें लोकतांत्रिक, आजकल सभी इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। सभी क्या है, आज के समय कोई भी बच्चा है ना, वो फ्रीडम ज्यादा चाहिए। उसको क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए भाई। क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। क्या रहना चाहता है? स्वतंत्र रहना चाहता है, इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। तो यही आपके सामने जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, क्या है? जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उसमें परिवारों के संबंध में लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों का कैसे विकास हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे आपके सामने जो लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों में कैसे पारिवारिक संबंधों का विकास हो रहा है, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बारंबार देखने को मिलता है। अच्छे से इस प्रश्न को आपको कर लेना है। अगले वाले प्रश्नों की बात करें आपके सामने, बच्चों एवं वृद्धों की देखभाल में आए परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। क्या करना है? कैसे समाज में बच्चों व वृद्ध होते हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके देखभाल में कैसे परिवर्तन आ रहा है, क्या आ रहा है, उनके देखभाल में कैसे परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, बच्चों व वृद्धों के देखभाल में कैसे परिवर्तन आ रहा है। आजकल देखो भाई, माँ बाप पहले क्या हुआ करते थे, एक ही कमाई करता था भारत में, है ना, पिताजी। माता घर पे रहती थी तो वो अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल कर लेती या दादा दादी कर लेते थे। लेकिन आजकल माँ भी कमा रही है, पिता भी कमा रहे हैं। तो आजकल क्या है, और दादा दादी भी साथ नहीं रखना चाहते हैं, या रहते तो किसी नहीं रह रहे कहीं पर। तो क्या केयर टेकर की भूमिका बढ़ गई है। किनकी भूमिका? केयर टेकर की। केयर टेकर कौन होते हैं भाई? केयर टेकर वो होते हैं जो आपके पैसे के बदले आपके बच्चों की क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। वो उनको केयर टेकर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? केयर टेकर के नाम से जाना जाता है। तो बदलते समाज में बच्चों और वृद्धों की देखभाल में कैसे परिवर्तन आ रहा है, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। चलिए अगले वाले प्रश्नों की बात करें आपके सामने, वैवाहिक संबंधों के बदलते स्वरूप जैसे सहजीवन क्या होता है, तलाक क्या होता है आपके सामने, और पुनः विवाह का विश्लेषण कीजिए। तो आजकल जो लोग हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, बहुत जल्दी तलाक हो रहा है, लोग पुनः विवाह कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फिर से शादी कर लेते हैं आपके सामने। वो क्या प्रचलन चल गया उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। क्या करना है? विस्तार से बताना है। समझ में आ गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, इसके बारे में आपको बताना है। पर्सन की बात करूं इंग्लिश में, एनालाइज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द मैरिटल रिलेशनशिप लाइक कोएबिटेशन, डिवोर्स एंड रीमैरिज। क्या करना आपको? कोएबिटेशन क्या होता है, डिवोर्स क्या होता है, और आपके सामने जो रीमैरिज क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। रीमैरिज क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। समझ में आ गया?
यूनिट नंबर सेकंड है, क्या है? यूनिट नंबर सेकंड है रिलीजन एंड एजुकेशन से संबंधित, धर्म और आपके सामने जो शिक्षा उससे संबंधित प्रश्न, उसके बारे में आपको बताना है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, धार्मिक विविधता व राज्य के कानूनों के बीच में संबंध का विश्लेषण कीजिए। क्या करना है? धार्मिक विविधता क्या होती है? जो अलग अलग प्रकार के जो धर्म है, आजकल लोगों के धर्म में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, लोग दूसरे धर्मों को अपना रहे हैं, तथा राज्य के जो कानून है उनके बीच में क्या संबंध है? या यूसीसी है, यूनिवर्सल सिविल कोड, हर धर्म का अपना अलग अलग कानून है। हिंदू धर्म परंपरा, हिंदू धर्म के अलग कानून है, मुस्लिम धर्म के अलग है, सिख के अलग है, ईसाइयों के अलग है। तो यही है धार्मिक विविधता क्या होती है, अलग अलग धर्मों के बारे में, विशेषताओं के बारे में बताना है, अलग अलग धर्मों की विशेषताओं के बारे में बताना है, राज्य के कानूनों के बीच में आपको संबंध बताना है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड द स्टेट लॉ। स्टेट लॉ क्या कहते हैं और रिलीजियस डाइवर्सिटी क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, ये भी एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। चलिए अगले वाले प्रश्नों की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसको। चलिए प्रश्न क्या कहता है, शिक्षा का समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्या करना आपको? शिक्षा है, एजुकेशन होता है, उसका समाजीकरण कैसे हो रहा है कि आपको बच्चों को सिर्फ आपके सामने किताबी ज्ञान तक शिक्षित नहीं रखना है। कहां तक? किताबों तक ही बच्चों को आपको सीमित नहीं रखना है, उनको समाज का भी ज्ञान देना जरूरी है। किसका? सामाजिक जो परंपराएं होती हैं, समाज होता है, उसके बारे में भी आपको ज्ञान देना जरूरी होता है। तो शिक्षा में बच्चे का समाजीकरण कैसे होता है, कैसे वो अपने दोस्तों के साथ घुलता मिलता है, कैसे अपने शिक्षा को आगे बढ़ाता है, तो उसके बारे में बताना है। शिक्षा में समाजीकरण क्या होता है, शिक्षा में समाजीकरण क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, शिक्षा में समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है उसको स्पष्ट रूप से बताना है, तथा उसके प्रकार कितने होते हैं, क्या होते हैं उसके प्रकार कितने होते हैं, उसके बारे में भी आपको वर्णन करना है। क्या करना है? उसके बारे में भी आपको वर्णन करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बारंबार देखने को मिलता है। एक्सप्लेन द एजुकेशन एज ए प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप। जो कैसे एजुकेशन एक सोशलाइजेशन का प्रकार होता है, क्या है एजुकेशन, कैसे आपके सामने सोशलाइजेशन का आपके सामने प्रकार होता है, उसके बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, इसके कितने टाइप होते हैं इसके बारे में भी आपको बताना है। विद्यालय शिक्षा व जीवन के अवसरों के संबंध के बारे में बताइए। विद्यालय शिक्षा क्या होती है? जो विद्यालय शिक्षा होती है, और विद्यालय शिक्षा में आपको कैसे कौन कौन सी स्किल्स हैं, किताबी ज्ञान के अलावा बच्चों को जीवन यापन करने की ज्ञान भी होना चाहिए, समाज में उसको कैसे रहना चाहिए उसका भी ज्ञान होना चाहिए, बच्चे को दो पैसा कमाने का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इसी प्रकार से आपके सामने विद्यालय शिक्षा के साथ साथ जीवन के अवसर हैं। किसके अवसर हैं? जो जीवन के आपके सामने अवसर हैं, उनके बीच में आपके संबंधों को बताना है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्कूलिंग एंड लाइफ चेंजेस। समाज में स्कूल के साथ साथ बच्चों को समाज में रहने का तौर तरीका भी समझाना जरूरी होता है, उसी के बारे में आपको बताना है। स्कूलिंग क्या होती है और लाइफ चेंजिंग प्रोसेस क्या होती है। क्या होता है? लाइफ चांसेस क्या होते हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। क्या है? एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। चलिए अगले वाले प्रश्नों की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा एवं रोजगार के बीच में संबंध तथा प्रौद्योगिकी व डिजिटल विभाजन के प्रभावों के बारे में बताइए। क्या बताना है? शिक्षा एवं रोजगार के बीच में संबंध बताना है। शिक्षा क्या होती है, रोजगार क्या होती है, उनके बीच में संबंध स्थापित करना है, तथा प्रौद्योगिकी डिजिटलीकरण क्या होता है, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका रहती है, डिजिटल विभाजन, डिजिटल डिवाइड, जो आजकल समाज में डिजिटल डिवाइड देखने को मिल रहा है, जो आप आज के समय आपके सामने समाज में जो डिजिटल डिवाइड देखने को मिल रहा है वो क्या होता है, उसी के बारे में आपको बताना। जैसे घर में चार लोग रह रहे हैं लेकिन चार अलग अलग कमरे में बैठ के मोबाइल चलाएंगे, लेकिन आपका आपस में बैठकर बातें नहीं करेंगे। तो यही है शिक्षा और रोजगार के बीच में। शिक्षा आज के समय लोगों को किताबी ज्ञान तक नहीं होनी चाहिए, तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि आज के समय टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व है। किसका? टेक्नोलॉजी का और डिजिटल का बहुत महत्व है। टेक्नोलॉजी और आपके सामने प्लस डिजिटल नॉलेज होगा, तभी आपके सामने क्या है, आप अच्छा रोजगार है वो प्राप्त कर पाओगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया?
इसी के बारे में तो यही बताना है। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल डिवाइड। देखो समय के साथ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रही है, एआई से आने वाले आपके सामने इम्पैक्ट के बारे में भी आपको बताना है। तो ये थे आपके सामने यूनिट फर्स्ट और सेकंड के, किसके, यूनिट फर्स्ट और सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना है। किस पे करना, क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, अगर आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो इसकी, ये जो आपका जो पेपर होने वाला है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार के हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, यूनिवर्सिटी चैंपियन एमडीसी के नाम से। किसके, यूनिवर्सिटी चैंपियन एमडीसी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद में आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ क्या करना है, ऊपर की तरफ आपके सामने यूनिवर्सिटी चैंपियन एमडीसी लिखा हो, यहाँ पर क्लिक करना है। समझ में आ गया। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे, नीचे की तरफ, जो नीचे की तरफ आपके सामने जो फाइल वाला सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है, फाइल वाला सेक्शन है, इस फाइल वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने नीचे की तरफ आना आपको, और कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, कोने में जो सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, और यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे सर्च करना है सोशियोलॉजी। क्या सर्च करना है, सोशियोलॉजी। जैसे आपके सामने सोशियोलॉजी सर्च करोगे आपके सामने, तो आपके सामने बहुत सी पीडीएफ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको जो पीडीएफ नंबर, जैसे देखो मैं आपको एक बार डाउनलोड करके दिखा देता हूँ अगर होती है तो। हाँ ये रही, जैसे ये भी इस पीडीएफ को डाउनलोड किया आपने, तो देखो ये रही आपके सामने, चेंजिंग सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ इन इंडिया। उसके जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं मैंने, सबका सॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। परिवार की संरचना में हो रहे परिवर्तनों के बारे में विश्लेषण कीजिए। देखो बाकायदा भूमिका करवा रखी है, कौन कौन से आपके सामने समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में आपको बता रखा है ना। एक देखो 4-5 आपने आपके सामने यहाँ पर उदाहरण भी दे रखे हैं, शॉर्ट नोट्स है, रिवीजन आप अच्छे से कर सकते हो, इनसे रिवीजन भी कर सकते हो और आपके सामने आराम से लिख भी सकते हो। समझ में आ गया आपको अच्छे से। तो यही है चेंजिंग सोशल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, इसके बारे में आपको विस्तार से बता दिया है, अच्छे से कर लेना इन प्रश्नों को। अगले वाले प्रश्नों की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, यूनिट नंबर 3 के बारे में, क्यों, कौन सी यूनिट के बारे में, यूनिट नंबर 3 के बारे में पढ़े। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से संबंधित प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था व कार्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। क्या करना है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी एंड वर्क। एक्सप्लेन करना आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट होता है, इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट होता है और वर्क का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में आपको बताना है। अर्थव्यवस्था व कार्य के बारे में आपको अवधारणा बतानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम के में बार बार देखने को मिलता है। अगला वाला प्रश्न है, कार्य क्षेत्र में लैंगिक असमानता व उसके स्त्रीकरण की विशेषताओं के बारे में वर्णन कीजिए। तो कार्य क्षेत्र होता है, उसमें जो लैंगिक समानता, पुरुष और महिला से काम बराबर कराया जाएगा, लेकिन उनको पैसा बराबर नहीं दिया जाता, तनख्वाह उनकी असमान होती है। प्राइवेट क्षेत्र में काफी बार, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें ये काफी बार चीजें देखने को मिलती है। तो लैंगिक असमानता क्या होती है, लैंगिक असमानता क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है। क्या बताना है, लैंगिक असमानता क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। असमानता क्या होती है और स्त्रीकरण क्या होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनालाइज द जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन एंड फेमिनिलाइजेशन ऑफ वर्क, फेमिनिनाइजेशन ऑफ वर्क के बारे में आपको, फेमिनिज्म के बारे में बताना है। गलत बोल रहा हूं मैं सब, फेमिनिज्म सॉरी, इसके बारे में आपको बताना है। भारत में लोकतंत्र की स्थिति व सामाजिक दृष्टिकोण के मूल्यांकन के बारे में बताइए। भारत में लोकतंत्र का दृष्टिकोण कैसा है, क्या है, भारत में आपके सामने जो लोकतंत्र है, क्या है, लोकतंत्र है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, उसकी स्थिति कैसे, उसके बारे में बताना। और सामाजिक दृष्टिकोण किसका, हमारे जो समाज है उसका दृष्टिकोण कैसा, उसके बारे में बताना है। तो भारत में लोकतंत्र की स्थिति कैसी है और भारतीय सामाजिक दृष्टिकोण कैसा, समाज में लोग कैसे सोचते हैं भारतीय लोकतंत्र के बारे में, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। ये भी अच्छा प्रश्न है, ये भी एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। क्या है, एग्जाम में ये प्रश्न भी आपको बार बार देखने को मिलता है कि लोकतंत्र की स्थिति कैसी है और सामाजिक रूप से उसका क्या दृष्टिकोण है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार आते हैं सब के सब प्रश्न, इन सब प्रश्नों को आपको अच्छे से कर लेना। लास्ट नंबर प्रश्न की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, उग्रवाद, धार्मिक कट्टरता व क्षेत्रवाद जैसी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। क्या करना है आपको, उग्रवाद क्या होता है, क्या होता है, उग्रवाद क्या होता है उसके बारे में बताना है। धार्मिक कट्टरता, क्या, धार्मिक कट्टरता क्या होती है, धार्मिक कट्टरता क्या होती है, और क्षेत्रवाद क्या होता है,
समझ में आ गया। क्षेत्रवाद क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताना है। क्या बताना है? क्षेत्रवाद क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताना है। अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं उससे संबंधित जो विभाजन देखने को मिलता है क्षेत्रवाद की चीज, कट्टरवाद, धार्मिक उग्रवाद जैसी जो चुनौतियां होती हैं, क्या है, उन जैसी चुनौतियों का आपको विश्लेषण करना है। क्या करना है आपको? उन जैसी जो चुनौतियां होती हैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताना है कि कैसी कैसी चुनौतियां देखने को मिलती हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको बताना है। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए एनालाइज द चैलेंजेस लाइक मिलिटेंसी, फंडामेंटलाइजेशन एंड रिलीजन। समझ में आ गया। इन सब प्रश्नों को आपको अच्छे से कर लेना है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। क्या क्या होता है, ये प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलते हैं, इनके बारे में आपको विस्तार से कर लेना है। चेंजिंग सोशल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, कैसे भारत में जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो कैसे बदल रही हैं भाई, उनके बारे में आपको बता देना है, सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में।